नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक आइडिया लेंगे पूरे इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये सभी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे जिनको मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम क्या करने लायक हो जाएंगे या किस चीज का ज्ञान हमें हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक सिंपल मैकेनिज्म। तो देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन बेसिकली क्या चीज है। हम मशीनों को दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो वर्कशॉप में मशीनें पढ़ते हैं, जैसे लेथ मशीन हुई, मिलिंग मशीन हुई, ड्रिलिंग मशीन हुई, तो वहां तो हम पढ़ते हैं उसका यूज कि वो क्या काम आएगी, किस तरह से ऑपरेशंस होंगे, उसके ऊपर हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। लेकिन या जैसे इंजन है, इंजन होता है उसको हम आईसी इंजन में भी पढ़ते हैं, और तो लेकिन यहां पर उसको कैसे पढ़ेंगे। यहां पर हम उसको पढ़ेंगे कि जो मशीन के बनाने में जो अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर या असेंबली करके हमने जो एक मशीन बनाई, तो वो मशीन जो है किस तरह से कार्य करे, यानी उसके पार्ट्स जो अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उन पार्ट्स के टेक्निकल टर्म क्या हैं, ये सारी चीजें मैं या बताऊंगा आपको। तो वो मशीन जब अपन ने स्विच ऑन किया या उसको पावर दी, तो मशीन के अंदर ऐसे कौन कौन से पार्ट्स किस किस विशेष प्रकार की गति से चले कि अंतिम रूप में हमें अंत में जाके वो गति या वो कार्य प्राप्त हुआ जो हम चाहते थे। ठीक है, या उल्टा बोले इसी चीज को कि हम एक इस विशेष प्रकार की गति चाहते हैं, मशीन के द्वारा विशेष प्रकार का कार्य चाहते हैं, तो मशीन के अंदर हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा, किस किस तरह के पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, उनके अंदर क्या क्या किस किस प्रकार की गति होनी चाहिए आपस में एक दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, या मशीन सब कुछ तैयार है, गति भी हमें पता है, तो और उसके अंदर हमें क्या क्या अध्ययन करना चाहिए, वो सारे टॉपिक ये हैं। तो सबसे पहला तो है इसमें सिंपल मैकेनिज्म। ठीक है, यानी जो भी कोई मशीन होती है, आपने देखा होगा मशीनें अलग अलग तरह की होती हैं, हर मशीन का अपना एक कार्य होता है। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में इंजन लगा हुआ है, वही इंजन गन्ना रस की मशीन में भी लगा हुआ है। क्लियर है चीज। अब इंजन से पावर मोटरसाइकिल के पहिए तक कैसे जा रही है, चेन के द्वारा, लेकिन गन्ना रस की मशीन में कैसे जा रही है, वो जा रही है बेल्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे इन चीजों को जो पावर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, किस माध्यम से जा रही है, किन पार्ट्स के जरिए से जा रही है, सब जुड़कर एक मैकेनिज्म बनाते हैं, जिनको अपन विस्तृत तौर पर इस सिंपल मैकेनिज्म टॉपिक में पढ़ेंगे। अर्थात मशीन क्या होती है, मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको मशीन क्या होती है, कैसे ये बनती है, बनने का मतलब किन किन चीजों को जोड़ के बनती है। तो पहला टॉपिक होगा सिंपल मैकेनिज्म, जिसमें हम यही पढ़ेंगे कि मशीन के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं, कॉमन नेम उनके, उनको क्या बोलते हैं, उनमें सापेक्ष गति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और मैकेनिज्म कैसे बनाया जाता है। मैकेनिज्म में बार बार बोल रहा हूं आपको, अभी मैंने नहीं बताया मैकेनिज्म क्या होता है, इसी में अपन यहां पर पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है, दूसरा चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो मशीन चलती है तो उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग प्रकार की गतियां करते हैं। जैसे अपन इंजन की बात करें तो इंजन में पिस्टन पश्चाग्र गति करता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो यदि पिस्टन मान लेते हैं अपने एक सिरे से थोड़ा चला, तो क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी, किस स्पीड से घूमी। ठीक है, फिर कनेक्टिंग रॉड कितना एंगल घूमी, किस स्पीड से घूमी, यानी एक ये चेन हो गई। चेन कैसे, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट, फिर ये पूरा फ्रेम, ये एक चेन हो गई। तो इसमें से कोई एक अगर पार्ट या एलिमेंट, में सब चीजें यहां पर समझाऊंगा आपको, कोई एक चीज चली तो बाकी चीजें किस प्रकार से गति करती है, क्या उनका वेग होता है, क्या उनमें त्वरण पैदा होता है, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर आता है डायनेमिक्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। देखिए बेसिकली क्या है कि हर मशीन में या तो रोटेरी मोशन होगा या रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। क्लियर है चीज, या इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे कनेक्टिंग रॉड होती है इंजन में, कनेक्टिंग रॉड जब पिस्टन आगे पीछे चलता है, क्रैंकशाफ्ट क्रैंक घूमती है, लेकिन कनेक्टिंग रॉड इस तरह से होती है,
यानी ये कैसा हुआ, दोलन हुआ या ऑसिलेशन हुआ, साथ ही साथ इसका ये एंड आगे पीछे भी चलता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी मोशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वहां पर हर पार्ट पर डायनेमिक्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे पिस्टन पर कितना बल लग रहा है, वो बल कनेक्टिंग रॉड पर कितना ट्रांसफर हुआ, फिर क्रैंक शाफ्ट पर कितना ट्रांसफर हुआ, फिर क्रैंक शाफ्ट से उस पर कितना आघूर्ण लगा या टॉर्क लगा, तो हमें किस प्रकार की कितनी गति प्राप्त हुई, कितना त्वरण प्राप्त हुआ, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देखिए, जैसा मैंने बताया मशीन में हम कुछ ऊर्जा देते हैं तो हमें उपयोगी कार्य प्राप्त होता है। यहां भी अपन पढ़ेंगे कि मशीन में क्या क्या होता है। ये चलिए पहले अपन डिस्कस ही कर लेते हैं कि मशीन होती क्या है। मशीन एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जो कि उपलब्ध ऊर्जा को, अवेलेबल एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है। अगर मैं इंजन की बात करता हूं तो पेट्रोल में या डीजल में केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा के रूप में हो सकती है, या जैसे यदि अपन बिजली की मोटर की बात करते हैं, जैसे लेथ मशीन की बात करूं तो वहां पर अवेलेबल एनर्जी क्या है, बिजली के रूप में, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, उससे मोटर चलेगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो पावर, रोटेरी पावर, बिजली से रोटेरी पावर बनी, रोटेरी मोशन बना, या एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी आई, फिर उससे कहीं ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स चलते हैं जैसे शेपर में होता है। तो मशीन क्या चीज है, मशीन एक ऐसी युक्ति है जो उपलब्ध ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। उपलब्ध ऊर्जा चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो सकती है, चाहे वो ईंधन के रूप में रासायनिक ऊर्जा हो सकती है। उस उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य में बदलने के लिए जो युक्ति काम में आती है उसको हम बोलते हैं मशीन। जैसे इंजन है, अब यदि आपको एक बर्तन में, एक पात्र में हम पेट्रोल दे दें कि इससे चला लो गाड़ी, मोटरसाइकिल चला लीजिए, क्या चलेगी? यदि मैं उस डिब्बे में पेट्रोल को आग लगाऊं या उसको इग्नाइट करूं तो क्या उससे मोटरसाइकिल चल जाएगी? नहीं चलेगी। ठीक है, उसमें जो केमिकल एनर्जी थी जब मैंने पेट्रोल को जलाया तो वो ऊष्मा ऊर्जा में यानी हीट ऊर्जा में बदल गई, लेकिन क्या पहिया घूम जाएगा? नहीं। तो जो अवेलेबल एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी के रूप में थी, लेकिन पहिया कैसे घूमे, इसके लिए हमें बीच में कुछ न कुछ एक युक्ति लगानी पड़ेगी जिसको मैं बोलता हूं मशीन। यहां पर वो कौन सी है? इंजन। इंजन के अंदर अलग अलग प्रकार के पार्ट्स लगे, उन्होंने एक विशेष प्रकार की गति करी। जैसे ही पेट्रोल जला, पिस्टन ने रेसिप्रोकेटिंग मोशन करा, फिर कनेक्टिंग रॉड ने ऑसिलेटरी मोशन करा, तो क्रैंक ने रोटेरी मोशन करा, क्रैंक शाफ्ट ने भी रोटेरी मोशन करा, तो पहिया घूमा। अर्थात पेट्रोल की एनर्जी जो उपलब्ध ऊर्जा थी, अवेलेबल एनर्जी, उसको यूजफुल यानी घूर्णन ऊर्जा में बदलने के लिए जो मशीन काम आई, यहां पर क्या थी? इंजन। तो मशीन क्या होती है? वह युक्ति जो कि उपलब्ध ऊर्जा को उपयोगी कार्य, जिस प्रकार का कार्य हमें चाहिए उसमें बदल दे, उसको मशीन बोलते हैं। तो उस मशीन के बारे में ही डिटेल में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखिए, मशीन में मैंने ये तीन बता दिया क्या चीज है। अब चौथा, जब मशीन में सापेक्ष गति होती है अलग अलग पार्ट्स में, तो घर्षण भी होता है, फ्रिक्शन होता है, उसके कारण लॉसेज होते हैं। या उल्टा बोले तो कई बार घर्षण क्या होता है, मशीन के अंदर पावर ट्रांसमिट करने के भी काम आता है। जैसे यदि ऑटोमोबाइल की बात करूं, मैं व्हीकल की, वाहन की बात करूं, तो क्लच जो होता है वो घर्षण के कारण पावर इंजन से प्रोपेलर शाफ्ट तक जाती है। तो वहां पर जो घर्षण है वो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के काम भी आ रहा है। यानी घर्षण उपयोगी भी है और नुकसानदायी भी। ये सभी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे कि कितना नुकसान होता है, कितना लॉस होता है पावर का, या कितनी पावर ट्रांसमिट होती है, ये सारी चीजें। फिर अगला आता है पावर ट्रांसमिशन। जैसे अभी मैंने मोटरसाइकिल का आपको एग्जांपल दिया, इंजन में पेट्रोल जलाया तो इंजन का क्रैंकशाफ्ट घूमा। अब वो इंजन जो घूर्णन गति या घूर्णन ऊर्जा पैदा कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर रहा है, वो पहिए तक कैसे पहुंचे? या तो पहिए को सीधा माउंट किया जाए किसके ऊपर? क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। या अगर पीछे है तो आप सब जानते हैं कैसे पावर जाती है? चेन और स्प्रोकेट, यानी दांतेदार पहिया और चेन के द्वारा जाती है। क्लियर है चीज? तो ये पावर ट्रांसमिशन है, यानी पावर को एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से भेजा जाए।
जैसे गन्ना रस की मशीन है, गन्ना रस की मशीन में मोटर अलग होती है और गन्ना रस की मशीन की पुली अलग होती है, तो पावर कैसे जाती है? बेल्ट के द्वारा। तो ये सभी चीजें हम पावर ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, जब मशीन चलती है तो बल पैदा होते हैं, अलग अलग दिशाओं में बल लगते हैं, हो सकता है असंतुलन पैदा हो जाए बलों का। जब असंतुलन पैदा होगा तो कंपन होंगे, तो उस असंतुलन को कितना तो असंतुलन होगा, किस कारण से होगा, और उस असंतुलन को दूर कैसे किया जाए, नहीं बैलेंस किया जाए, उसको हम बैलेंसिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर असंतुलन है मशीन में, इम्बैलेंस है, तो कंपन होंगे। कंपन होंगे तो कंपन कितने होंगे, उनका आयाम कितना होगा, यानी कितनी दूरी तक कंपन होंगे। इस तरह से कंपन के कारण लॉस क्या होगा, उनकी आवृत्ति क्या होगी, यानी प्रति सेकंड कितने कंपन होंगे। ये सारी चीजें हम वाइब्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक ये स्पेशल, एक विशेष प्रकार की युक्ति होती है गवर्नर, जो एक बहुत शॉर्ट में मैं आपको यहां पर बताता हूं। गवर्नर क्या होता है? गवर्नर का मतलब नियंत्रित करना। नियंत्रित का मतलब यदि हम चाहें तो किसी भी प्राइम मूवर, यानी जो गति प्रदान करते हैं मशीन को, जैसे बिजली की मोटर हो सकती है, टरबाइन हो सकता है, इंजन हो सकता है, तो हम यदि चाहें कि उसकी गति फिक्स रहे, जैसे मान लीजिए 3000 आरपीएम, लोड उसके ऊपर कम या ज्यादा हो मशीन के ऊपर, लेकिन 3000 आरपीएम ही रहना चाहिए, तो उसके लिए एक युक्ति लगाई जाती है जिसे हम बोलते हैं गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जहां पावर प्लांट होते हैं वहां जरूरी है कि जो जनरेटर है वो एक निश्चित आरपीएम पर ही घूमे, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो जनरेटर है उसके अंदर चुंबक के कितने पोल लगे हुए हैं जनरेटर के अंदर, और कितने आरपीएम पर उसका रोटर घूम रहा है। तो इसलिए हमें फिक्स रखना पड़ता है उसका आरपीएम, चाहे लोड कितना ही कम ज्यादा हो जाए, लेकिन आरपीएम फिक्स रहने चाहिए। उसके लिए युक्ति काम आती है, जिसको हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है ब्रेक्स एंड डायनामीटर्स। अधिकांश मशीन जो चलेंगी उनको रोकना भी होता है, जैसे व्हीकल है उसको रोकना भी है, ठीक है, तो उनमें ब्रेक्स लगाए जाते हैं। तो ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, कितना बल लगाएं, कितनी ऊर्जा की क्षति होगी, वो सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ब्रेक्स और फिर डायनामोमीटर्स। डायनामोमीटर्स क्या काम आते हैं? सिद्धांत उसका ब्रेक वाला ही होता है, लेकिन क्या काम आते हैं वो? डायनामोमीटर्स काम आते हैं किसी भी मशीन में जो पावर पैदा कर रही है, जैसे इंजन। तो इंजन कितनी पावर पैदा कर रहा है, उसको मेजर कैसे करें, उसको नापे कैसे? तो उसको नापने के लिए हम डायनेमोमीटर्स यूज करते हैं। तो डायनेमोमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति मापी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं टरबाइन है, अब टरबाइन चल रहा है, पानी उसके ऊपर आ रहा है, लेकिन हमें क्या पता उसमें कितनी पावर पैदा हो रही है, कितनी शक्ति पैदा हो रही है, तो वो इसके द्वारा नापी जाती है। फिर एक ये विशेष प्रकार की युक्ति होती है जायरोस्कोप, और एक यूं कह लीजिए कि यदि कोई चीज एक अक्ष पर के सापेक्ष घूम रही है और बल लगाकर उसको स्वतः ही घूम रही है एक अक्ष के सापेक्ष, और उसको बल लगाकर दूसरी अक्ष के सापेक्ष, यानी यूं कह लीजिए एक्स अक्ष के सापेक्ष यूं घूम रही है, और मैंने इस पर बल या आघूर्ण लगाकर वाई अक्ष के सापेक्ष यूं घुमाया, यानी घूमते हुए को यूं घुमाया, तो तीसरी अक्ष के सापेक्ष वो स्वतः ही घूमने लग जाती है मोटे तौर पर। इसको बोलते हैं जायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये जो जायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है, ये भी एक एलिमेंट्री आइडिया, एक केवल परिचय आपको इस सब्जेक्ट में दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सब्जेक्ट का हम यदि इसको डिटेल में समझें कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम पहला टॉपिक यहां पर समझते हैं, सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया मशीन क्या होती है, मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिए, यदि हमें मशीन बनानी है, क्लियर है चीज, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो देखिए, कॉमन मशीन जो आप जानते हैं या मैकेनिकल में सबसे ज्यादा जो जिससे आपका परिचय होगा वो होगा स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, या यूं कहिए इंजन। तो मैं यहां पर इंजन का उदाहरण लेके ही इस चैप्टर को समझाऊंगा। तो इसमें देखिए इंजन में क्या होता है, बेसिकली आपने यदि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो, आप डिटेल में उसको आईसी इंजन में पढ़ेंगे। तो इंजन में क्या होता है, सिलेंडर होता है, इसके अंदर पिस्टन होता है,
और ज्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगा। एक कनेक्टिंग रॉड होती है, एक क्रैंक होती है और ये क्रैंक शाफ्ट होती है। क्लियर है चीज? क्रैंक शाफ्ट एक बियरिंग पे लगा हुआ होता है, तो ये भी फिक्स हो गया और ये सिलेंडर भी फिक्स हो गया। तो यूं कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इंजन का एक फ्रेम हो गया। क्लियर है चीज? ये इंजन का एक फ्रेम हो गया, फिक्स है सारा का सारा। तो इसमें देखिए ये एक मशीन हो गई। मशीन कैसे हुई कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर में वाल्व मैकेनिज्म होता है, एग्जॉस्ट होता है, इनलेट होता है, जो भी युक्तियां होती है, पेट्रोल इसके अंदर या डीजल इसके अंदर आएगा, चलेगा तो पिस्टन आगे पीछे चलेगा। तो देखिए मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, और उपयोगी कार्यों में बदलेगा उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये मशीन कैसे बनी। मशीन अलग अलग पार्ट से बनी, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट और ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक या यूं कहिए फ्रेम। क्लियर है चीज? तो ये जो अलग अलग सारे पार्ट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इनका आइडिया मैं आपको दूंगा, उससे आपको पता लगेगा कि हर एक मशीन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इससे पहले कि ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट का मतलब जो विरोध करे या प्रतिरोध करे। ठीक है? विरोध का मतलब क्या हुआ यहां पर? विरोध का मतलब यह हुआ, क्या हुआ, देखिए जैसे मैंने यहां पे आपको पिस्टन सिलेंडर बताया अभी आपको, चलिए अपन इसको बना के ही रखते हैं अभी। ये पिस्टन सिलेंडर है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक और ये क्रैंक शाफ्ट है, ये बेयरिंग है। तो देखिए यहां पर पिस्टन पर बल लगा, वो बल आगे ट्रांसमिट हुआ कनेक्टिंग रॉड को, ये मैं बोल देता हूं इसको पिस्टन, ये सिलेंडर, ये पिस्टन, ये सिलेंडर, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक। ठीक है? तो बल पिस्टन पर लगा, क्यों लगा? हाई प्रेशर गैसेज बनी जो पेट्रोल डीजल जला, तो फिर वो बल इस पर पहुंचा, कुछ घटक इधर कुछ इधर, सब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे आगे से इसी सब्जेक्ट में। फिर वो बल यहां पर लगा तो ये घूमा। तो देखिए होता क्या कि यदि ये इस बल को सहन करने में समर्थ नहीं होते, इनकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि लगने वाले बल को झेल पाते या सहन कर पाते, तो ये विकृत हो जाते या डिफॉर्म हो जाते, ये विकृत हो जाते। ठीक है? या डिफॉर्म हो जाते। लेकिन क्या होना चाहिए था? नहीं, अगर ये डिफॉर्म हो जाता, कनेक्टिंग रॉड जो सीधी थी वो बैंड हो जाती, तो अपना कार्य जो इसका उद्देश्य था वो इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ये मशीन एक तरह से कॉमन भाषा में बोले मशीन खराब हो गई। इसका मतलब ये कनेक्टिंग रॉड कैसी होनी चाहिए थी? मजबूत। हम यहां इसको मजबूत नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये कैसी होनी चाहिए कनेक्टिंग रॉड? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब ऐसी बॉडी या ऐसी कोई वस्तु या पिंड जो कि बल को एक जगह से जब दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, ट्रांसफर करता है फोर्स को, तो उस ट्रांसफर के दौरान स्वयं विकृत नहीं होना चाहिए, खुद जो है वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बॉडी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंट बॉडी। इसका मतलब जो मशीन पार्ट्स हैं वो किस तरह के होने चाहिए? रेजिस्टेंट होने चाहिए। क्लियर है चीज? अब देखिए रेजिस्टेंट से हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि इसका मतलब वो हार्ड, रिजिड, दृढ़ होना चाहिए। नहीं, तो जो रेजिस्टेंट बॉडी है वो रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और फ्लूइड टाइप भी हो सकती है, यानी द्रवीय भी हो सकती है। अब आप कहेंगे सर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि डिफॉर्म नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम द्रव को भी रेजिस्टेंट बॉडी बता रहे हैं। कैसे? ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए रिजिड जो होता है, नहीं रिजिड का मतलब दृढ़, मोटे तौर पे यदि बोले तो ठोस, जिसमें बल लगाएं तो उसकी आकृति, शेप नहीं बिगड़े। ठीक है? तो जैसे ये पिस्टन है, एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ होता है, कनेक्टिंग रॉड है, फोर्स्ड स्टील की बनी हुई होती है, तो ये इतनी रिजिड होती है कि इन पे बल लगाते हैं, इनकी डिजाइन इस तरह का होता है कि ये विकृत नहीं होती, लेकिन ये कैसी है? रिजिड है, ठोस है। ठीक है? तो ये पार्ट्स कैसे होने चाहिए? रेजिस्टेंट होने चाहिए, जिसमें ये ठोस का एग्जांपल, तो ये सारे पार्ट्स ठोस हैं। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं? जो देखिए बल तो ट्रांसफर करते हैं लेकिन उनकी टेम्परेरीली
अस्थायी तौर पर उनकी शेप बदल जाती है, फिर बाद में वापस वैसे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में लगी होती है, शॉकर वगैरह में अगर अपन गाड़ी में देखें वहां लगी होती है, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स में लगी होती है, क्लच में लगी होती है, सब जगह लगी होती है। तो स्प्रिंग पर ऐसे बल लगता है तो वो दब जाती है, फिर वापस से हो जाती है। लेकिन ये इसका गुण है प्रत्यास्था का। लेकिन क्या वास्तविकता में स्प्रिंग की आकृति बदली? क्या वो खिंच के सीधी हो गई, बिल्कुल सीधा तार बन गई? नहीं बनी। तो ये कैसी रेजिस्टेंट बॉडी है? ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का दूसरा उदाहरण क्या है? फ्लेक्सिबल का दूसरा उदाहरण है जैसे बेल्ट। पुली पर बेल्ट चलती है, ये पुली है, आपने देखा होगा, गन्ना रस की मशीन में देखा होगा, ट्रैक्टर के आगे फैन बेल्ट लगी होती है, वो देखा होगा। तो देखिए यहां से यहां तक तो बेल्ट सीधी है, फिर ये इस तरह से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, फिर सीधी हो जाती है, लेकिन वो बल को ट्रांसफर कर रही है। क्या वास्तव में बेल्ट में डिफॉर्मेशन हुआ? यदि गौर से देखें तो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है, चूंकि ये फ्लेक्सिबल थी। क्या इसका अनुप्रस्थ काट बदल गया? जो इसका अनुप्रस्थ काट था वो बदल गया? नहीं बदला। क्या इसकी लंबाई बदल गई? नहीं बदली। केवल ये फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, जिस तरह का पृष्ठ आया उस पर वैसे मुड़ गई, लेकिन इसने बल को ट्रांसफर किया। ये बिल्कुल हम कहेंगे कि रेजिस्टेंट बॉडी है, लेकिन कैसी है? फ्लेक्सिबल। अब आता फ्लूइड टाइप, द्रवीय। द्रवीय कैसी होती है? जैसे आप ऑटोमोबाइल में पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। बल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम द्रव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लूइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, उसके अंदर ब्रेक ऑयल होता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये मान लेते हैं पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ये पाइप है, ये नली है, और यहां पर दूसरा पिस्टन सिलेंडर है। यदि इसके अंदर द्रव भरा हुआ है और मैं इस पिस्टन को दबाता हूं तो बल यहां से द्रव दबेगा, पास्कल के नियम के अनुसार इस पिस्टन पर बल पहुंचेगा। तो देखिए बल किस जरिए से पहुंचा? इस द्रव के माध्यम से पहुंचा। क्लियर है चीज? क्या द्रव की शेप चेंज हुई? द्रव की जो भी आकृति थी वो की वही रही, लेकिन बल स्थानांतरित हुआ। इसलिए ये भी एक रिजिड बॉडी है। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि रिजिड बॉडी का मतलब ठोस, जो जैसे अपन कहे कि धातु की बनी होगी। नहीं, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, लचीली भी हो सकती है। तो ये मैंने आज आपको अभी बताया क्या कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। तो अभी जो आज अपन ने अभी पढ़ा है कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, दूसरी चीज, फिर हमने पढ़ा मशीन क्या होती है, फिर हमने पढ़ा रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है। बाकी ये सभी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।